तो शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी और अहम खबर यह है कि 2 दिन के अंदर अतीक के बेटे का एनकाउंटर होने जा रहा है। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे थे आज एनकाउंटर होगा, कल एनकाउंटर होगा, परसों एनकाउंटर होगा, लेकिन यह दावा किसने किया ये आपको बताऊंगा। लेकिन कहा जा रहा है अतीक के बेटे का एनकाउंटर सिर्फ 2 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन अतीक के 2 बेटे, ये आप देख रहे हैं, अतीक के 2 बेटे कहां हैं ये कोई नहीं जानता। असद तो फरार है, लेकिन ये 2 बेटे अभी भी गायब हैं। उस दिन से गायब हैं जिस दिन उमेश की हत्या हुई थी। ये 2 बेटे कहां चले गए? पहले कहा गया ये बेटे बाल सुधार गृह में, ये आप देख रहे हैं, ये है बाल सुधार गृह किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण, यहीं रखा गया था कहा गया। लेकिन यहां ये दोनों नहीं हैं, तो फिर आखिर अतीक के दोनों बेटे गए कहां? रिपोर्ट देखिए। डॉन के 2 नहीं बल्कि 3 बेटे लापता हैं। पहला असद अहमद, जिसने उमेश पर गोली चलाई। अतीक के 2 नाबालिग बेटों का भी उमेश की हत्या के बाद से कोई पता नहीं। डॉन के बेटों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अतीक की पत्नी ने आरोप लगाया था बेटों को पुलिस उठा ले गई। पुलिस ने बाल सुधार गृह में छोड़ा था, लेकिन डॉन के दोनों बेटे वहां भी नहीं हैं। तो फिर अतीक के बेटों का क्या हुआ? कहां गायब हो गए? दावा है 2 दिन में डॉन का बेटा भी ढेर किया जा सकता है। अरबाज और उस्मान के बाद तीसरा एनकाउंटर भी जल्द होने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अतीक के बेटे हैं कहां। अतीक के बेटे कहा गया बाल सुधार गृह में, लेकिन वहां तो नहीं है, तो गए कहां? ये दोनों बेटे हैं, आप देख रहे हैं। अतीक के दोनों नाबालिग बेटे अभी भी लापता हैं और बेटे एज़म और अबान उमेश की हत्या के बाद से गायब है। पहले पुलिस ने कहा था दोनों बेटों को हिरासत में नहीं रखा है, अतीक के बेटों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, पुलिस ने कहा था। फिर कोर्ट में यूपी पुलिस ने दोनों बेटों की जानकारी दी। खुलदाबाद क्षेत्र में दोनों बेटे लावारिस घूम रहे थे कहा। इसके बाद दोनों को खुलदाबाद बाल सुधार गृह में रखा गया। नाबालिग होने के चलते दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया था, लेकिन एक बार फिर दोनों बेटों को लेकर कोई जानकारी नहीं है ये कहां चले गए। माफिया अतीक की पत्नी ने कोर्ट में फिर याचिका लगाई है। दोनों बेटों के बाल संरक्षण गृह में नहीं होने का दावा किया है। अतीक की पत्नी ने वकील को बाल सुधार गृह भेजा था और दावा है कि वकील को वहां बच्चे नहीं मिले हैं दोनों। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने यह दावा किया कि अतीक के बेटे बाल सुधार गृह में नहीं आए। डॉन की पत्नी ने सीजेएम कोर्ट में 6 मार्च को यह अर्जी दी थी और मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई होनी है कि 2 बेटे गए तो गए कहां। शाइस्ता की अर्जी के बाद अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, जब पुलिस ने दोनों बच्चों को बाल संरक्षण गृह को सौंपा तो दोनों गए कहां? क्या पुलिस ने उन्हें बाल सुधार गृह से निकालकर कहीं और रखा है? क्या अतीक के दोनों बच्चे वहां से भाग निकले हैं? कोर्ट ने बाल सुधार गृह और पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटे फिलहाल जेल में हैं। उमर लखनऊ जेल और अली नैनी जेल में बंद है। तीसरा बेटा असद उमेश पाल मर्डर में फरार है। आइए अब आपको सुनवाता हूं खुद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं अतीक के बेटों पर। नहीं, वो तो बाल सुरक्षा गृह में बच्चे हैं। जब इतनी जघन्य हत्याकांड हुआ, दबिश दी गई वहाँ, तो वहाँ कोई और नहीं मिला जो बालिग हो। नाबालिग बच्चों को किसके भरोसे छोड़ देते? अगर उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती तो फिर उसका ब्लेम भी पुलिस पे आता। इस संबंध में पुलिस ने सक्षम न्यायालय को अवगत करा दिया है कि वो बच्चे कहाँ हैं। तो आपने सुन लिया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को। अब आपको दिखाता हूं वो बाल सुधार गृह कहां है जहां वो कह रहे हैं कि दोनों लापता बच्चे हैं। ये है वो बाल सुधार गृह जिसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये बाल सुधार गृह में कहा गया यहां रखे गए हैं, लेकिन वो यहां नहीं है। ये आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर पहुंचे दीपेश इस बाल सुधार गृह में। उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। ये
अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। पुलिस कह रही है कि उन्हें खुलदाबाद के बाल सुधार गृह में रखा गया है। यही वो खुलदाबाद का बाल सुधार गृह है जिसमें अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को रखे होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने ये बात कोर्ट के सामने बताई है। लेकिन यही अगर बात हम अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की करें तो उनके तरफ से ये कहना है कि उनके दोनों बेटे कहाँ पर है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही है। रिपब्लिक भारत ने भी यहाँ पर इस बाल सुधार गृह के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, अंदर जाने की कोशिश की, ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या अतीक के दोनों बेटे इसी बाल सुधार गृह में मौजूद हैं, तो फिर हमें भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या शाइस्ता परवीन की तरफ से जो याचिका दायर की गई है कि उनके दोनों बेटे कहाँ हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाए। अगर बाल सुधार गृह में हैं तो फिर उनसे मिलने दिया जाए, उन्हें मिलवाया जाए। लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अब सोचिए जरा, कौन है जो कह रहा है कि 2 दिन में एनकाउंटर होने वाला है? समाजवादी पार्टी के करीबी रहे अतीक, सांसद रहे, पार्टी से जुड़े रहे, मुलायम, अखिलेश सबसे संबंध रहे। तो अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिर्फ 2 दिन में एनकाउंटर होने वाला है। उन्होंने कहा है कि जो बेटे गायब हैं उनमें से एक का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। कौन कह रहा है देखिए जरा, कहने वाला कोई और नहीं, एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने यह बयान दिया है। उनका कहना है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो जाएगा, कुछ ही दिनों में एक बेटे की हत्या हो जाएगी, आप देख लेना। अतीक के 2 लड़के पहले दिन पकड़ लिए गए हैं, असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं, राम गोपाल ने कहा है। अब दबाव में एनकाउंटर हो रहे हैं, दबाव में जो पकड़ा गया, पकड़ में आया है, उसको मार दिया जा रहा है। यानी एनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं राम गोपाल। अतीक के एक बेटे की हत्या हो जाएगी, उन्होंने कहा है। पुलिस को आदेश है, जो भी मिले उसे मार दो। जो लोग फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं उन पर हत्या का केस दर्ज होगा, ये राम गोपाल का कहना है। ये एनकाउंटर भी फर्जी है। वो ये भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर 2 दिन में हो जाएगा। प्रयागराज एनकाउंटर में अब तक 2 बदमाश ढेर किए जा चुके हैं। असद के ड्राइवर अरबाज को भी पुलिस ने मार गिराया है, कल विजय उर्फ उस्मान चौधरी को भी मार गिराया है। राम गोपाल के बयान से सियासी भूचाल जरूर आ गया है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राम गोपाल क्या कह रहे हैं, जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी 1 आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते। बयान जिसने भी दिया होगा वो बचकाना बयान है, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम प्रभावी पैरवी करेंगे तो खूंखार अपराधियों को फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जा सकता है। माहौल बना रहे हैं इस प्रकार का, जो लगता है कि सरकार का ये एजेंडा होता तो हम तो 6 साल से सरकार में हैं, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो राम गोपाल अकेले सवाल नहीं उठा रहे एनकाउंटर पर, सवाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उठा रही है। मायावती क्या लिख रही है जो एनकाउंटर हो रहे हैं। मायावती ने कहा, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस संबंध में काफी आपाधापी में अब तक की गई पुलिस कार्रवाई जो जनता के सामने आई है, उससे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह है कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करने जा रही है या करेगी। पूरा देश देख रहा है, क्या सरकार कानून द्वारा कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त करके अपराध रोकेगी। सवाल एक बुनियादी है, उमेश पाल की हत्या हो गई तो सबकी जुबानें सिली थी, अब हत्यारों पर एक्शन हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तो आखिर दर्द क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के नेता को भी सुन रहे हैं और मायावती को भी सुन रहे हैं। यूपी के लोग इस एनकाउंटर पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये तो वही बात है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी तक जिस प्रकार
ये लोगों ने, भाजपा सरकार ने ODOP दिया, एक जिला एक उत्पाद, लेकिन सपा बसपा ने एक जिला एक गुंडा एक माफिया दिया था। ये SP और BSP दोनों जो भी अपराधी हैं उनको अपने पाले में, अपने पार्टी में पदाधिकारी बनाते हैं, उनको विधायक बना रहे हैं, तो उनका कहना स्वाभाविक है क्योंकि वो तो कभी खत्म कर पाए नहीं गुंडा राज को, ना कभी किसी को। आज योगी सरकार आई है, वो गुंडा राज को खत्म कर रही है। आर्मी पे जब ये सैनिकों पे कर सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, जब इन लोगों ने वैक्सीनेशन का विरोध किया, तो इनके लिए जो भी काम जनता के लिए, जनता के हित में है, इनको विरोधी करना है। आज अगर सरकार ऐसा काम कर रही है कि भय का माहौल हट जाएगा, तो इसमें इनको कुछ ना कुछ तो करना ही है, जैसे कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत हो, कहीं ना कहीं भय का माहौल बने। देखिए ऐसा है कि जिन सरकारों की खुद की नेतृत्व क्षमता जीरो थी, उनको दूसरों पे प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं है, चूंकि वह खुद भी भूमाफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उन्होंने कभी नहीं करी। उनकी सरकार में उनको संरक्षण मिलता था भूमाफियाओं को, और आज की स्थिति दूसरी है। योगी जी की सरकार में जुर्म करने वालों को सजा दी जाती, जिससे वह परेशान है। सुन लिया लोगों को आपने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनकाउंटर पर लोगों के रिएक्शन आपने सुन लिए, लेकिन क्या असद का एनकाउंटर होगा? असद जिसने उमेश की हत्या की, असद भाग गया। बताया यह जा रहा है कि असद यहां प्रयागराज में रात 8 बजे तक वो प्रयागराज में था। एनकाउंटर करने के बाद रात 8 बजे तक प्रयागराज में था। 8 बजे के बाद वो प्रयागराज से भागा है, और प्रयागराज से भागा कैसे, कहां भागा, किसने मदद की, कौन सी गाड़ी से भागा, कौन कौन साथ भागा है, ये आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं प्रयागराज से फॉर्च्यूनर गाड़ी से, खबर ये भागा, वो लखनऊ पहुंचा। लखनऊ से उसने दूसरी गाड़ी पकड़ी और दूसरी गाड़ी लेकर फिर वो बहराइच के रास्ते पहुंचा काठमांडू नेपाल। ये रास्ता उसने अपनाया भागने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं भागने में मदद किसने की। अतीक का इलाका कौन कौन सा है देखिए, प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, ये वो इलाके हैं जहां अतीक का दबदबा है। और अब मुख्तार का दबदबा कहां है? वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, श्रावस्ती और बहराइच। बहराइच इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको क्योंकि प्रयागराज से लखनऊ होते हुए बहराइच से ही वो भागा है असद नेपाल के काठमांडू। कहने का मतलब यह है कि बहराइच मुख्तार का इलाका है और मुख्तार ने भागने में मदद की है। और यह बात योगी की पुलिस भी समझ रही है, यह बात योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं, इसलिए बेवजह नहीं है। जो बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर कहां कहां चल रहा है देखिए जरा। ये पहली तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, बुलडोजर चला ये अतीक के करीबी जफर की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला। अगली तस्वीर दिखाइए, सिर्फ जफर नहीं, सफदर की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। लेकिन आप जरा सोचिए, योगी को पता था कि अकेले अतीक नहीं, मुख्तार भी शामिल है। अगली तस्वीर दिखाइए, इसीलिए मुख्तार के बेटे के घर पर भी बुलडोजर चला। बेवजह नहीं, दोनों डॉन के घरों पर, उनके करीबियों पर बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि योगी और योगी की पुलिस को पता है कि दोनों मिल गए हैं। असद को भगाने में मुख्तार का रोल है, इसलिए मुख्तार पर भी योगी का बुलडोजर चल रहा है, उनके बेटे पर चला, घर पर। अगली तस्वीर दिखाई, ये रफीकुद्दीन बांदा की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्तार के करीबी के घर बुलडोजर चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, इफ्तिखारुद्दीन जो कि अतीक के करीबी हैं, उनके ठिकाने पर भी, मुख्तार के करीबी, उनके ठिकाने पर भी बुलडोजर चला है। ये जो बुलडोजर कार्रवाई है, ये कह रही है बेशक दोनों डॉन एक साथ आ गए हो, असद को भगाने में मुख्तार का हाथ हो, यानी अतीक के बेटे को भगाने में मुख्तार शामिल रहे हो। योगी अब अतीक मुख्तार दोनों की कमर तोड़ रहे हैं। सुनिए जरा SP बांदा अभिनंदन क्या कह रहे हैं। जेल में बंदी विरुद्ध है माफिया मुख्तार अंसारी, इनके जो लोग करीबी हैं, जो इनको सपोर्ट करते रहे हैं, इनके मेंबर्स को, इनके गैंग को सपोर्ट करते रहे हैं, इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट तथा अन्य तरीके की सुविधाएं मुहैया कराते रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोगों ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, जिसमें प्रमुख व्यक्ति हैं रफीकुल समद और दूसरे व्यक्ति हैं इन्हीं के रिश्तेदार हैं इफ्तिखार। अब आप सोचिए जरा किस तरह से अतीक और मुख्तार पर एक्शन हो रहा है। मुख्तार पर कौन, योगी का कौन सा सिपाही है जो एक्शन ले रहा है? उससे पहले आपको बताते हैं अतीक पर जो एक्शन ले रहे हैं वो सिपाही कौन से हैं। प्रयागराज शूटआउट के कुछ ही घंटों में यूपी पुलिस एक्शन में आ गई थी। अब तक 2 शूटरों का एनकाउंटर हो चुका है। अरबाज और उस्मान को पुलिस ने मार गिराया, बाकी के आरोपियों की तलाश चल रही है। योगी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट
इस खास मिशन में जुटे हुए हैं। अमिताभ यश यूपी एसटीएफ के चीफ हैं। अमिताभ यश के नाम से अपराधी कांप उठते हैं। बेहद तेज तर्रार अफसरों में अमिताभ की गिनती होती है। इनके बारे में कल भी मैंने आपको बताया, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर यह मशहूर है। अमिताभ आईजी से प्रमोशन पाकर एसटीएफ चीफ बने थे। योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी, बहुत नजदीकी, भरोसेमंद ऑफिसर्स अधिकारियों में से एक है। 1996 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस हैं। मूल रूप से बिहार के भोजपुर से आते हैं और दहशत का पर्याय बन चुके ददुआ का एनकाउंटर भी इन्होंने ही किया था। कहा यह जाता है कि ददुआ को खत्म करने के लिए जंगल में 50 किलोमीटर पैदल गए थे। तस्वीर उस वक्त की मैं आपको दिखा रहा हूं। 50 किलोमीटर जंगल में दौड़ लगा दी थी केवल ददुआ के खात्मे के लिए। ददुआ पर 6 लाख का इनाम घोषित था। करीब 200 लोगों की जान ददुआ ने ली थी। 21 जुलाई 2007 को ददुआ का एनकाउंटर कर दिया गया। इतना ही नहीं, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें भी अमिताभ यश प्रमुख रोल में थे, भूमिका में थे। एनकाउंटर की सारी मुहिम अमिताभ ने ही देखी थी और एनकाउंटर करने वाली टीमों को गाइड और लीड भी खुद अमिताभ आगे से कर रहे थे। करीब 30 से ज्यादा एनकाउंटर में अमिताभ शामिल रहे हैं और अब अतीक को साबरमती जेल से लाने की तैयारी हो रही है। अतीक के परिवार ने एनकाउंटर का शक जताया है। अतीक की पत्नी से लेकर अतीक की बहन ने अतीक के एनकाउंटर की आशंका जताई है और सुरक्षा की मांग की है। वहीं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा भी योगी के सुपर कॉप में शामिल है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से वो लगातार एक्शन में है। रमित की गिनती जो है वो तेज तर्रार अफसरों में होती है। जहां भी उन्हें तैनाती मिली, अपराधियों के खिलाफ जमकर उन्होंने कार्रवाई की है। बेहद दबंग अंदाज में कार्रवाई के लिए मशहूर है रमित। बरेली रेंज में 1.5 साल तक उन्होंने काम किया है। तस्करों और माफियाओं की कमर तोड़ दी थी रमित ने। अपराधियों की अरबों रुपयों की संपत्ति जब्त की। 4 साल पहले प्रयागराज में आईजी के पद पर तैनात हुए थे। प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर भी बने थे। तो अतीक का खात्मा करने वाले, उसके साम्राज्य को मिटाने वाले 2 ऑफिसर आपने देख लिए, लेकिन उससे पहले पिक्चर है एक, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह है आईपीएस वृंदा शुक्ला। अतीक पर एक्शन लेने वाली आईपीएस वृंदा शुक्ला को आप देख रहे हैं। मुख्तार पर जो एक्शन लिया है वो आईपीएस वृंदा शुक्ला ने लिया है। तो आपने देख लिया अतीक पर कैसे अमिताभ यश एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, प्रयागराज के सीपी रमित और ये अतीक के लिए थे। मुख्तार पर जो एक्शन ले रहे हैं उनके बेटे पर, उनके परिवार पर, वो है वृंदा शुक्ला। उनके बारे में आपको बताऊं, आईपीएस वृंदा शुक्ला का मुख्तार गैंग पर एक्शन जारी है। मुख्तार की बहू को वृंदा ने ही रंगे हाथों पकड़ा था। चित्रकूट जेल में खुफिया तरीके से वृंदा ने ऑपरेशन चलाया। जेल में अब्बास अंसारी से मिलने जाती थी निखत बानो, यानी अब्बास की पत्नी। निखत हर दिन अब्बास से मिलने जेल जाती थी और हर दिन 3-4 घंटे जेल में रहती थी। ये बात पता चली। जेल के कमरे में पति अब्बास से मिलती थी और जानकारी मिलने पर वृंदा ने पूरी योजना बनाई, प्लानिंग की। न वर्दी पहनी, न पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल की और सीधे दबिश। कुछ ही दिनों में जेल में जो केस था मिलने वाला वो सुलझ गया। अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार की बहू निखत को गिरफ्तार कर लिया गया। वृंदा की वजह से जेल अधिकारी पर भी एक्शन हुआ है। वृंदा मूल रूप से आपको बताऊं हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली हैं। हरियाणा से पुणे गई, फिर लंदन गई पढ़ाई करने के लिए। अमेरिका की प्राइवेट फर्म में भी नौकरी कर चुकी हैं वृंदा शुक्ला 2014 में आईपीएस अधिकारी बनी थी। पहले नागालैंड कैडर मिला उन्हें, उसके बाद उत्तर प्रदेश आई वो। अभी चित्रकूट की एसपी हैं वृंदा शुक्ला। गौतम बुद्ध नगर से ट्रांसफर होकर चित्रकूट पहुंची हैं। सुनिए चित्रकूट एसपी वृंदा शुक्ला क्या कह रही हैं इस पूरे मामले पर। प्रकरण में 3 गिरफ्तारियां और की गई हैं। जेल अधीक्षक श्री अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार और जेल वार्डर जगमोहन। और ये पाया गया है कि अब्बास अंसारी द्वारा उनको पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने अब्बास अंसारी को एवं उनकी पत्नी, उनके ड्राइवर को अनाधिकृत रूप से मिलने के लिए, अंदर फोन्स ले जाने के लिए, अन्य अनाधिकृत गतिविधियों के लिए पूरी छूट दे रखी थी। और यह पाया गया है कि 7 फरवरी
को आखिरी बार इनको 6 लाख रुपए दिए गए थे। जेल अधीक्षक के आवास से 4 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। जेलर के आवास से 1,80,000 रुपए बरामद हुए हैं। कमरे में अब्बास अंसारी अपनी पत्नी से मिल रहे थे, वहाँ उसी के द्वारा उसे वहाँ से निकाला गया और बैरक की ओर लेके जाया गया। ये सारी चीज़ें CCTV में कैप्चर हुई हैं और अन्य कुछ स्वतंत्र गवाहों ने बयान दिए हैं। इन सभी के आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वृंदा शुक्ला ने जो एक्शन लिया, इसमें मुख्तार के बेटे का जेलर अरेस्ट हो गया। मैं ये कहूंगा निखत की गिरफ्तारी हुई थी और अब जेलर की गिरफ्तारी हो गई है। जो जेलर इन्हें मिलने बुला रहा था, यानी मुख्तार के बेटे अब्बास को उनकी पत्नी से मिलने के लिए घंटों जो जेलर रिश्वत लेकर बुला रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये योगी राज में ही संभव है कि जेलर अरेस्ट हो गया। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ एक्शन हुआ है पुलिस वालों पर। दरअसल जेल में अब्बास निखत मुलाकात पर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। ये दोनों तो, अब्बास पहले से जेल में थे, अब निखत भी जेल में, लेकिन जेल अधीक्षक अशोक सागर अब गिरफ्तार कर लिया गया। जेलर संतोष कुमार, जेल वार्डन जगमोहन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 5,80,000 रुपए बरामद किए गए। 2 मोबाइल फोन और एक गाड़ी भी बरामद की गई थी पुलिस वालों के पास से। डिप्टी जेलर चंद्रकला पहले से गिरफ्तार है। निखत हर दिन अब्बास से मिलने जाया करती थी। हर दिन 3 से 4 घंटे के लिए जेल में रहती थी। मुख्तार की बहू जेल के कमरे में पति अब्बास से मिलने जाती थी। कैंटीन ठेकेदार नवनीत की भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है बगल में, जेल के बगल में एक बिल्डर, और ये बिल्डर जो बताया जाता है ये डॉन का करीबी है और उसने ही सारी सेटिंग बिठाई थी इन दोनों के मिलने के लिए। 10 फरवरी को जेल में अचानक छापेमारी हो गई और अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार की बहू निखत को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से अब्बास तो पहले से जेल में था, अब निखत भी जेल में। तो दोनों डॉन पर, उनके परिवारों पर योगी और उनकी पुलिस का एक्शन जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और खबर है। एक और देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी। देश की बदनामी से आखिर राहुल को क्या मिलेगा, सवाल यह है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस न खड़ी हो पा रही है चुनाव में, न राहुल गांधी जीत पा रहे हैं, इसलिए चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। पूरी कोशिश की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कि शायद खड़े हो पाए, लेकिन मेघालय का नतीजा देख लिया, गुजरात का नतीजा देख लिया, तो अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, अब भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं। अगली तस्वीर दिखाई। अमेरिका में यही बात बोल रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, वहां भी कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। सवाल यह है, जो राहुल गांधी कल तक यह कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी बदल गए, राहुल गांधी मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए हैं, अब वो वाले राहुल गांधी नहीं रहे। लेकिन जो नेता, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता विदेश जाकर यह कह रहा हो कि देश में लोकतंत्र नहीं है, भला वो कैसे बदल गया, सुनिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। राहुल गांधी ने खुद को मारने, खुद को खत्म करने की लाख कोशिशें कर ली, हजारों किलोमीटर पैदल भी चल लिए, लेकिन फिर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 2-4 लोग राहुल को गंभीरता से लेने भी लगे थे, राहुल के ब्रिटेन में दिए बयान के बाद फिर यह साबित हो गया, राहुल नहीं बदल सकते। राहुल ने विदेश में कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, संसद में जब वो बोलने खड़े होते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता विदेश की सरजमी पर भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। अब सोचिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आपको बताते हैं राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के बारे में क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ब्रिटेन की संसद में सांसदों से बात कर रहे थे। सोचिए, ब्रिटेन की संसद में बैठे थे, विदेश में, अंग्रेजों की संसद में,
लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद ने आयोजन किया था एक कार्यक्रम, और राहुल जिस माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे थे बोलने के लिए, दरअसल वो खराब था। राहुल ने बोलना शुरू किया तो उसमें आवाज नहीं जा रही थी। राहुल ने जानबूझकर फिर इसी माइक से बोलना शुरू कर दिया। राहुल ने कहा भारत में हमारे माइक खराब नहीं है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। कई बार मैंने भारतीय संसद में बात रखने की कोशिश की, लेकिन कई बार मेरे माइक को बंद कर दिया गया। भारतीय संसद में नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष का दमन हो रहा है। कार्यक्रम में राहुल ने नोटबंदी का भी जिक्र किया, और नोटबंदी एक विनाशकारी आर्थिक निर्णय था उन्होंने कहा, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी गई। हमने जीएसटी पर भी चर्चा की इजाजत नहीं दी गई। चीन सैनिकों की घुसपैठ पर भी चर्चा की अनुमति हमें नहीं थी। तो अब सवाल यह है, राहुल गांधी को जब अनुमति मिली तब उन्होंने क्या कर लिया, यह पूरे देश ने देखा। आपको बताऊंगा भी उन्होंने क्या किया। पहले सुनिए जरा विदेश जाकर कैसे वो भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. राहुल को आपने सुन लिया। अब मैं आपको बता, राहुल कह रहे हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अब आपको संसद में लिए चलता हूं कि संसद राहुल कब कब गए हैं, राहुल गए हैं तो क्या बोला है, कितना बोला है, कितनी अटेंडेंस है और कितने एब्सेंट हैं। देखिए जरा, ये पार्लियामेंट आप देख रहे हैं, बड़े दिलचस्प आंकड़े। शीतकालीन सत्र, जिसे आप विंटर सेशन कहते हैं, शीतकालीन सत्र 2022, राहुल की उपस्थिति थी 0%, गए नहीं। पूरे सत्र में राहुल गांधी शीतकालीन 2022 के सत्र में गए नहीं। मॉनसून सत्र 2020 देखिए जरा, गए नहीं। राहुल की अनुपस्थिति वहां भी 0 है, मॉनसून सत्र में भी नहीं गए, और कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। बजट सत्र 2022, राहुल की उपस्थिति थी आधी, मतलब 52% के आसपास, लेकिन बाकियों की देखिए जरा। राष्ट्रीय औसत था 79%, 79% राष्ट्रीय औसत था, और राज्य औसत यानी राहुल जिस जगह से सांसद हैं उस राज्य से जो सांसद थे उनका औसत था 84%, लेकिन राहुल का 52% था। अब दूसरा देखिए जरा, प्राइवेट मेंबर बिल सांसद लेकर आता है, राहुल गांधी ने एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। और इतना ही नहीं, केरल का औसत, यानी केरल से जितने सांसद हैं, राहुल गांधी भी उन्हीं सांसदों में है, केरल के औसत सांसद 3.7 हैं जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। राष्ट्रीय औसत भी 1.2 है, लेकिन राहुल यहां भी 0 है। 2019 से 2023 राहुल ने केवल 92 सवाल किए हैं, और सांसदों ने औसतन एवरेज 216 सवाल किए हैं। यहां भी राहुल गांधी सबसे पीछे हैं। भारत के सांसद औसतन 41 डिबेट में शामिल हुए एवरेज। केरल के सांसदों का स्टेट औसत है 68% से ज्यादा। वायनाड से सांसद है राहुल गांधी, केवल 6 डिबेट में शामिल हुए। अब इनका रिपोर्ट कार्ड ये है पार्लियामेंट का, और कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। बाहर जाकर कह रहे हैं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। आपका माइक खोला तब जाएगा, आपको बोलने तब दिया जाएगा जब आप देश की संसद के अंदर मौजूद तो हो। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही बीजेपी। राहुल गांधी भारत को ऐसा भारत चाहते हैं जहां राजतंत्र हो, और मोदी जी जैसे गरीब कोई प्रधानमंत्री ना बने, चाय बेचने वाले का बेटा। ये राहुल यही चाहते हैं। राहुल जी, लोकतंत्र का इससे बड़ा नजारा क्या होगा कि आप सदन में गाली देते हैं और हम उसको सुनते हैं। ये आप गाली दें, लेकिन जिस ढंग से आप कह रहे हैं, जो खुद अपने पार्टी में लोकतंत्र नहीं ला पाया हो, आज एक मुखौटा
को अध्यक्ष बनाया हो और दूसरे को आप कहते हैं। ये राहुल गांधी की आदत हो गई है कि विदेश में जाकर भारत की जनता का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का मजाक उड़ाना और देश के आत्मविश्वास को कमजोर करना। अब आपको सुनवाता हूं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। सोचिए, बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी जिस परिवार ने इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया, उस परिवार का नेता विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र को गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है। और विदेशी जब भारत आते हैं तो भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य देखिए जरा कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी 2023 में ब्रिटेन में, यह अभी का बयान है, ब्रिटेन का बयान, कह रहे हैं वहां जाकर भारत में लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज किए गए हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यह जाकर राहुल ब्रिटेन में कह रहे हैं। लेकिन उसी यूरोप की एक प्रधानमंत्री आती है भारत, वो क्या कह रही है? भारत में जीवंत लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेता हैं, यह इटली की पीएम कह रही है। मुश्किल वक्त में दुनिया को भारत ने राह दिखाई है। लेकिन राहुल गांधी ये क्यों नहीं कह रहे? अमेरिका गए राहुल गांधी, अभी ब्रिटेन से पहले अमेरिका में थे, वहां जाकर कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। लेकिन बाइडेन जब भारत आते हैं तो वो कह रहे हैं भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए नजीर है, भारत दुनिया की बड़ी शक्ति बन गया है। राहुल गांधी 2022 में भी ब्रिटेन गए थे, तब भारत की तुलना इन्होंने पाकिस्तान से कर दी थी, कट्टरता बढ़ने का आरोप लगाया भारत पर। और यही इमरान खान, भारत की तरह स्वतंत्र विदेश नीति की जरूरत है पाकिस्तान को, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं और उसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष भारत आकर भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहा है। तो आखिर राहुल को देश का अपमान करके क्या हासिल होगा? या सिर्फ खुन्नस मोदी से है, नफरत और चिढ़ मोदी से है? क्यों? क्योंकि मोदी के आगे कोई चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। जर्मनी गए 2018 में, आतंकवाद को जायज ठहरा दिया, वहां जाकर आतंकी संगठन आईसिस की वकालत कर दी थी राहुल ने, कहा अन्याय से आतंकवाद पनपता है। पुतिन क्या कह रहे हैं? भारतीय विदेश नीति को पुतिन ने शानदार बताया, प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा देशभक्त कहा, मोदी हर फैसला देश के लिए लेते हैं। 2017 में अमेरिका गए राहुल, भारत में असहिष्णुता बढ़ने का आरोप लगाया, विदेशी धरती पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा अमेरिका भारत में विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। मोदी जाकर अमेरिका में कह रहे हैं कि भारत में असहिष्णुता है, ट्रंप भारत आकर कह रहे हैं कि शांति से रहते हैं। भारत अमेरिका का सच्चा दोस्त है, ट्रंप ने बातें कही थी। अब बुनियादी सवाल यह है कि राहुल गांधी 14 के बाद 17 हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, उसके बाद से ही इन्हें लोकतंत्र क्यों खतरे में लग रहा है? सुनिए जरा राहुल गांधी ब्रिटेन जाकर क्या कह रहे हैं और इटली के पीएम भारत आकर क्या कह रहे हैं। So-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle. It is a battle for a huge part of the democratic. Now that India has the presidency of the G20, because I think that India can very well represent, in terms of even of leadership, represent the requirements of the countries of the global south. Not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. अब मैं आपको बताऊंगा, राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं, तो भारत में सियासतदान अब राहुल गांधी पर हमलावर हैं। यह बात अलग है, कांग्रेस के बहुत से नेताओं को अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भी भारत का अपमान कर रहे हैं, कुछ नंबर मिल रहे हैं शायद उन्हें। देखिए जरा, रविशंकर प्रसाद ने कहा संघ ने देश सेवा
राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र समर्पण के लिए बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने संघ पर भी हमला किया। आगे आपको बताऊंगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा संघ कहां से कहां पहुंच गया है और आप यानी राहुल गांधी कहां से कहां सिमट गए। किरण रिजिजू ने कहा चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हो, ये सुबह से रात तक सरकार और मोदी जी को गाली देते रहते हैं। जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, किरण रिजिजू ने कहा। संजय झा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल ने मोदी जी को हरा दिया। सोचिए, अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जी क्या कह रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। आइए, राहुल गांधी यही नहीं रुके, विदेश जाकर मोदी पर सवाल, लोकतंत्र पर सवाल और आरएसएस से उन्हें कितनी मोहब्बत है ये सभी जानते हैं। आरएसएस पर भी सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी है। देखिए जरा राहुल क्या कह रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने, ये आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा आरएसएस लोकतंत्र के लिए खतरा है, कट्टरवादी फांसीवादी संगठन है और आरएसएस एक सीक्रेट सोसाइटी है। बीजेपी इसी संस्था का हिस्सा है। चुनाव का इस्तेमाल करके सत्ता में आना, फिर लोकतंत्र को दरकिनार कर देना। देश भर के संस्थानों पर कब्जा किया आरएसएस ने। प्रेस, न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग, सभी संस्थान आरएसएस के दबाव में। सोचिए जरा, आरएसएस की मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की राहुल गांधी ने। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का इस्लामिक संगठन है। मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाएं पूरी दुनिया में है। अरब देशों में ज्यादा सक्रिय है ये और उद्देश्य है शरिया कानून लागू करना। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की। जब राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इन सब पर आरएसएस का दबाव है, जब राहुल गांधी को बिल्कुल यकीन नहीं है देश के लोकतंत्र पर, उन्हें भरोसा नहीं है न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर, फिर तो राहुल गांधी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। जब भरोसा और यकीन नहीं है, इस पर आरएसएस ने पलटवार किया। सुनिए जरा। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं विदेशी है और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय ही नहीं है बल्कि चिंतनीय भी है। मुझे एज ए इंडिविजुअल काफ़ी सीखने को मिला। मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आप सोचिए, यही राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को बता रहे थे कि आरएसएस से सीखो। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पहले सीबीआई, अब क्या ईडी गिरफ्तार करने वाली है मनीष सिसोदिया को। आज की बड़ी खबर यह है, मनीष सिसोदिया
फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं और तिहाड़ जेल में अगली तस्वीर दिखाइए जरा। तिहाड़ जेल, ये है वो जेल जिसमें मनीष सिसोदिया बंद है, उनके साथी सत्येंद्र जैन भी इसी जेल में बंद हैं। दोनों आसपास की बैरक में ही है, 500 मीटर की दूरी। अगली तस्वीर दिखाइए। आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम भी पहुंच गई, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम तिहाड़ जेल के अंदर पहुंची। तो खबर यह है, अभी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, अब जेल चले गए, अब है कि ईडी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के शराब कांड में सिसोदिया जेल में है। 20 मार्च तक अदालत ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 20 मार्च को दोपहर 2 बजे सिसोदिया को फिर एक बार कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सिसोदिया पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। लेकिन अब भ्रष्टाचार के बाद मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शिकंजा कस रहा है। तिहाड़ की सलाखों में अब सिसोदिया से ईडी के सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 मार्च तक सिसोदिया की फिर गिरफ्तारी हो सकती है। अब देखिए जरा कि आखिर सीबीआई और अब ईडी कैसे गिरफ्तार करने वाली है और क्यों करने वाली है, आपको बताते हैं क्या है माजरा। सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया। इसी दिन शाम को ईडी भी कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ की अपील की कि हमें भी इनसे सवाल जवाब करने हैं। कोर्ट ने बयान लेने के लिए 3 दिन का समय दिया। कोर्ट से इजाजत के बाद आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम तिहाड़ जेल पहुंच गई। सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची। थोड़ी देर के बाद ही एक और टीम तिहाड़ जेल पहुंच गई। इस टीम के साथ घोटाले के 2 आरोपी मौजूद थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिसोदिया से ईडी ने सवाल जवाब किए। जेल में ही 6 घंटे तक सिसोदिया से सवाल जवाब हुए हैं। शाम करीब 5 बजे ईडी की टीम तिहाड़ से निकली है। अगले 2 दिन और पूछताछ का समय बाकी है। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इस तरह की खबरें हैं। 9 मार्च को ईडी सिसोदिया को अरेस्ट कर सकती है। यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है और सीबीआई इसमें हुए भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है, शराब नीति और शराब घोटाले में। अब जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं और हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी और गरीबों के बच्चों को भी अमीरों के बच्चों जैसी अच्छी शिक्षा मिलने लगी। वो शख्स है मनीष सिसोदिया। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना के अच्छा और फ्री इलाज हर घर तक पहुंचाया। पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया। हम तो होली नहीं 365 दिन प्यार मोहब्बत बांटते हैं, प्यार मोहब्बत शेयर करते हैं, प्यार मोहब्बत से जीते हैं, प्यार मोहब्बत के लिए दूसरों के साथ अपना व्यवहार करते हैं। हम लोगों ने इसी प्यार मोहब्बत के वातावरण में हमने दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार के दिल्ली की माध्यम से हो रहा है, उसकी होलिका का दहन किया है। हम अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो इधर ईडी का शिकंजा था, आज इधर दूसरा शिकंजा सीबीआई का था, यानी लालू यादव की तरफ। लालू का सीबीआई से आज सामना हो गया। कल राबड़ी देवी का हुआ था, आज लालू यादव का हुआ। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वापस आए, दिल्ली में ही थे अपने आवास पर। सीबीआई की टीम आज उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। कई घंटों तक पूछताछ हुई, उसके बाद सीबीआई की टीम सवाल जवाब करके चली गई। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि सीबीआई क्यों गई थी, किस मामले में गई थी, लालू यादव से क्या पूछताछ हुई, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे नौकरी दी और जमीन ली। देखिए, सीबीआई के ऑफिसर पहुंचे लालू यादव के घर। कल राबड़ी देवी से और आज लालू यादव से सीबीआई ने सवाल जवाब किए। जॉब फॉर लैंड मामले को लेकर पूछताछ हुई। सुबह के समय सीबीआई की टीम मीसा भारती के घर पहुंची। लालू यादव मीसा भारती के घर पर थे। सीबीआई की टीम में 6 अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब किए। इसके बाद सीबीआई टीम के लंच के लिए रवाना हो गई। लंच के बाद दोपहर लगभग
2:15 बजे सीबीआई की टीम वापस आई घर पर और सीबीआई की टीम ने दूसरे राउंड की पूछताछ लालू यादव से शुरू की। इस पूरी पूछताछ के दौरान वीडियोग्राफी भी हो रही थी, यानी एक कैमरा भी रखा था जो सवाल जवाब की वीडियोग्राफी कर रहा था। सीबीआई ने लालू के दस्तावेज लालू को दिखाए और सवाल किए। इस दौरान सीबीआई ने मास्क और दूरी का खास ख्याल रखा। लालू प्रसाद यादव भी मास्क लगाए हुए थे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से लालू दिल्ली में ही हैं। मीसा भारती के घर पर ही लालू रह रहे हैं। सिंगापुर में लालू का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और मीसा भारती ने ही लालू यादव को अपनी किडनी दी है। 1 महीने पहले सिंगापुर से लालू भारत लौटे और आज उनसे पूछताछ हुई। सुनिए जरा। और उससे पहले आपको दिखाता हूं कि सीबीआई जब राबड़ी के घर पहुंची थी, ये आप देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीबीआई जब राबड़ी देवी से पूछताछ करने पहुंची थी, अगली तस्वीर दिखाइए। और राबड़ी देवी उसके बाद कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन पहुंची। लेकिन इस बीच कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, आज लालू यादव से पूछताछ हुई। इस पूछताछ के दरमियान आखिर क्या कुछ कह रहे हैं लालू परिवार के लोग। रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी है, वो कह रही है पापा को लगातार तंग किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। तेजस्वी यादव ने कहा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स हमारे घर में दफ्तर खोल ले, काफी सुविधा होगी, आने जाने का खर्चा भी बचेगा। 2024 के चुनाव तक बीजेपी विरोधियों के यहां छापे पड़ते रहेंगे। सुशील मोदी ने लिखा जमीन दिलाने वाले लल्लन चौधरी के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये लल्लन चौधरी कौन है और क्यों इनकी जमीन गिफ्ट में ली गई? अरविंद केजरीवाल ने लिखा विपक्ष की सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय और संजय। तो सीबीआई तो आ रही है, कुछ जांच में सहयोग सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने किया है, लेकिन यही सीबीआई कर्नाटक में बीजेपी विधायक के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, कहाँ है आईटी ईडी सीबीआई? बीजेपी के विधायक के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, तो अभी तक आईटी ईडी सीबीआई नजर नहीं आई। पैसे के बदले जो नौकरी का केस है, यह 2007 से 9 के बीच का केस है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। यह केस ललन सिंह ने लालू यादव पे करवाया था। 1 साल तक मनमोहन सिंह इसको अवॉइड करते रहे। अगर तेजस्वी जी को कुछ पूछना है तो वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछें कि मेरे पिताजी के खिलाफ ये जो सारे कागज आपने मनमोहन सिंह को दिए थे, क्या ये फर्जी थे? ललन सिंह को आज सामने आना चाहिए। आइए अब आपको बताता हूं बड़ी दिलचस्प कहानी इस पूरे घोटाले की। ये घोटाला हुआ कैसे, डील कैसे हुई, कैसे कभी नौकरी के बदले जमीन दे दी गई, यानी रिश्वत, पैसा नहीं, पैसे की डील नहीं हुई, नौकरी दिलवाई और जमीन ले ली। अब आपको बताता हूं डील, देखिए जरा। पहली डील है किशुन देवी से डील हुई। 6 फरवरी 2008 को किशुन देवी ने अपनी जमीन बेच दी। राबड़ी के नाम पर 3,375 वर्ग फीट जमीन खरीद ली गई और यह जमीन सिर्फ 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी ने खरीद ली। 3,000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़ी थी। अब किशुन देवी से जो डील हुई, इसी साल किशुन देवी के परिवार में 3 लोगों को नौकरी भी मिल गई। अगली डील देखिए जरा। किरण देवी की जमीन खरीद। नवंबर 2007 में पटना की रहने वाली किरण देवी ने जमीन खरीदी। 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू की बेटी मीसा के नाम पर खरीद ली गई। जमीन का यह सौदा सिर्फ 3,70,000 रुपए में कर लिया गया और किरण देवी के बेटे अभिषेक की मुंबई में नौकरी लग गई। क्या यह इत्तेफाक था? इत्तेफाक नहीं, इसीलिए सीबीआई जांच कर रही है। हृदयानंद चौधरी की जमीन तोहफे में। मार्च 2008 में ब्रिज नंदन ने 3,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंद को बेच दी। इस जमीन का सौदा मात्र 4,21,000 रुपए में हो गया। बाद में यही जमीन हृदयानंद ने लालू की बेटी हेमा के नाम पर कर दी। लालू की बेटी हेमा को हृदयानंद ने जमीन तोहफे में दे दी, गिफ्ट में। उस दौरान इस जमीन की कीमत 62 लाख रुपए के करीब थी। 2005 में हृदयानंद की हाजीपुर में नौकरी लग गई तो 62 लाख की जमीन गिफ्ट कर दी।
फरवरी 2008 में अगला केस है संजय राय से जमीन खरीदी। फरवरी 2008 में 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट बेच दिया गया। यह प्लॉट लालू की पत्नी राबड़ी के नाम पर खरीदा गया। जमीन की यह डील सिर्फ 3,75,000 रुपए में हो गई। संजय राय और परिवार के 2 लोगों की रेलवे में नौकरी लग गई। तो यह बेवजह और सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं। लाल बाबू राय से जमीन कैसे खरीदी देखिए। 2015 में 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी को बेची गई। जमीन का यह सौदा 13 लाख रुपए में किया गया था। 2006 में बाबू राय के बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई। तो यह है नौकरी लगवाओ और जमीन दे दो बदले में। लेकिन यह घोटाला हुआ कैसे, यह आपको बताता हूं। इसमें लालू परिवार का कौन कौन शामिल है और इस घोटाले की जो आंच है वो कहां तक गई। इस घोटाले का नाम है जॉब फॉर लैंड, यानी नौकरी के लिए जमीन। अब नौकरी के लिए जमीन ली गई। घोटाला उस समय हुआ जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। दावा यह है कि लालू ने रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी देने के बदले में जमीन ले ली। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। इस दौरान केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा यादव और समेत कुछ उम्मीदवारों को आरोपी बनाया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में कुल 14 लोग आरोपी हैं। सीबीआई का आरोप यह है कि लालू जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती के बदले जमीन ले ली और इन्हें अपने परिवार के नाम पर खरीदा। इसके साथ ही आरोप है कि लालू ने जमीन लेकर 7 अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। इन नौकरियों को लेकर कोई विज्ञापन या नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन जिन परिवारों ने लालू परिवार को जमीन दी, उनके परिवार और नजदीकियों को नियुक्ति मिली। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में उन्हें नियुक्तियां दे दी गई। तो यह था घोटाला। और जब सीबीआई पूछताछ करती है तो तेजस्वी यादव से लेकर दूसरे नेता कहते हैं हमें परेशान किया जा रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।